Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. One last chance guys. अब इस चांस को जो है ना वो जाने मत देना, ठीक है। आई नो अभी भी जो है वो बहुत सारी एक्सक्यूजेस जो है वो हमारे पास हैं कि जो है वो कंजर्वेटिव पेपर्स हैं, फिजिक्स है, बायो है, फिर मैथ्स है। लेकिन देखो अब ये सेकंड चांस है। अल्लाह करे कि आप लोग का पेपर वन जो है वो बहुत अच्छा हुआ हो। मिक्स रिस्पॉन्स है ऑनेस्टली, अगर मुझसे पूछो तो जितना मुझे पता है पेपर कोई इतना हार्ड नहीं था। एक या दो क्वेश्चंस हमेशा से टफ आते हैं, इस बार भी जो है वो वही क्वेश्चंस आए थे टफ। तो जिन बच्चों ने वो टफ क्वेश्चंस कर लिए उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड थी, जो जो इम्पोर्टेंट बताए थे वही अल्लाह का शुक्र है कि पेपर में आए। ठीक है, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं था उसने P1 में, लेकिन फिर भी ये है कि जिसका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है भाई, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिसका अच्छा नहीं हुआ उसके पास एक और चांस है। और अब इस चांस को जो है ना वो खोना नहीं। और अभी से आपने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है, नहीं स्टार्ट की तो भाई अब स्टार्ट कर दो, इस चांस को जाने मत दो। ठीक है ना। बहुत आसान पेपर था P1, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि P2 भी जो है ना वो इतना कोई हार्ड नहीं होगा। हाँ, P1 में ये है कि वेक्टर्स जो था ना वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इतना सारा आ जाएगा। लेकिन ये है कि वो वेक्टर्स आ गया जिसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो गए। और फिर उन्होंने जो है वो कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से जो है ना वो पेपर का हक अदा नहीं हुआ, साफ सी बात है। ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, और अल्लाह ताला जो है उनको उनकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलाएं। और जिनका अच्छा नहीं हुआ उनका पेपर टू अच्छा करा दें, अल्लाह पाक। आमीन। तो जल्दी से जो है वो काम की बात शुरू करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने P1 के तुम्हें कुछ टॉपिक्स बताए थे, इस तरह P2 के टॉपिक्स तो बताना बहुत आसान है भाई। आप लोग खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो बैठ के, लेकिन फिर भी ये है कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वेंसडे 2 PM इंशाल्लाह तुम्हारा मैथ्स का P2 है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। 2 घंटे आपको मिलेंगे, लेकिन ये 2 घंटे जैसे मैंने P1 में बोला था। P1 में बच्चों ने कहा था कि सर हमारा पेपर बहुत जल्दी हो गया था, तो P2 में जो है वो उम्मीद है कि इस तरह की जो है वो सिचुएशन ना हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि P2 में कैलकुलेटर होता है ना तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन ये है कि आप जो है ना वही वाला काम करना जैसे आपने किया है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आसान आसान से क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लग रहा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, फॉर्मूला पुटिंग हो, वो वाले काम पहले कर लेना। जो क्वेश्चन ज़्यादा टेंशन मांग रहे हैं उनको आखिर में कर लेना। ठीक है भाई। अच्छा, 2 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपने टाइम को जो है वो बहुत सोच के समझ के इस्तेमाल करना, ज़ाया ना करना। 20 to 25 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले जो है वो 10 से 12 सवाल आते थे P2 में। लेकिन अब चूंकि स्पेसिमेन अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने 24 क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिए हुए हैं। तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना कि आप ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर और ट्रेस पेपर तीनों चीज़ें अपने पास रख लेना। ट्रेस पेपर जो है वो सिमेट्री में बहुत काम आता है, और जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ट्रेस पेपर आप अपने पास अपना रख लेना, कैलकुलेटर आप अपने पास रख लेना, ज्योमेट्री बॉक्स आप अपने पास रख लेना। ठीक है, अभी हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या रखनी चाहिए। हो सकता है ज्योमेट्री बॉक्स आप बोलो नहीं सर कंस्ट्रक्शन का सवाल तो आ गया था बेरिंग मेजर करने के लिए, तो दोबारा क्यों आएगा। और इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गई थी, तो ट्रेस पेपर की क्या जरूरत है। तो वो थोड़ी सी अभी आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब जल्दी से टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 9 के टॉपिक से, सही है ना। तो ग्रेड 9 के जो टॉपिक्स है ना पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड 10 पे आएंगे, फिर 11 पे आएंगे। अच्छा, ग्रेड 9 का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है ना, उसको आप उसको बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं अलजेब्रा की, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये वाला जो टॉपिक है जिसमें आपको इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हो गया है। इसमें जो है वो आपसे फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन बनाता है, फिर इक्वेशन बनाने देता है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, फिर टाइम निकालना होता है, स्पीड या जो है डिस्टेंस, इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसमें वो कभी कभार शेप्स भी दे देता है। तो ये जो टॉपिक है ना ये तुम्हें लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपके पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी बिल्कुल टच नहीं हुआ था। तो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन भी जो है ना वो आपके पास P2 में आ सकता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज भी बिल्कुल जो है ना वो पूछा नहीं गया था। इनइक्वालिटीज के बाद अगर मैं देखूं तो देखो सर्ट्स आ गया था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो तुम जो है जैसे इंडाइसिस स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन ये जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन ये इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गया ना ये भी बिल्कुल जो है ना वो आपके पेपर में नहीं आया था, ठीक है। जहाँ तक बच्चों ने हमें बताया, उन्होंने सर्ट्स का बताया था कि सर्ट्स आ गया है।
इंडाइसिस का बच्चों ने सच मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर है कि तुम स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडाइसिस जो है वो अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है ना? इसके बाद जो है वो वेरिएशन का बच्चों ने बताया कि वेरिएशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं आया है। वेरिएशन का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसमें इक्वेशंस बनानी होती है। तो ये क्यूब वाला, क्यूब रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला ये बिल्कुल P2 में आ सकता है। तो व्हाट प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है वो इनइक्वालिटीज तुम्हारा हो गया, फिर तुम्हारे पास इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आ चुका है, वेरिएशन तुम्हारे पास हो गया, ठीक है? इसके बाद जो है वो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है? ये जो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू होल स्क्वायर, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू होल क्यूब, ये वाला जो टॉपिक है ना जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स है, देखो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो वेक्टर में आ गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिमिलर ट्राइंगल का कोई दोबारा क्वेश्चन जो है वो तुम्हें दे प्रूफ करने के लिए। वो हो सकता है कि तुम्हें जो है ना वो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स का दे दे, जिसमें तुम्हें वी वन अपॉन वी टू वॉल्यूम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से तुम्हें लेंथ निकालनी हो, हाइट, रेडियस, इस तरह की जो चीजें है ना वो लाजमी आपके पास आ सकती हैं। वो मेंसुरेशन के साथ इसको लिंक भी कर सकता है, ठीक है ना? तो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स हो गई, सही है ना? अच्छा, इसके बाद जो है ना भाई वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना ये तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D अगर मैं बोलूँ, 2D का मतलब ये हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, एलिवेशन, डिप्रेशन, साइन रूल, कोसाइन रूल हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हारे पास जो है वो 3D वर्ड प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये तुम्हारे लिए, एरिया ऑफ जो है वो ट्रायंगल हो गया साइन वाला, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसने बिल्कुल टच नहीं की थी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंसुरेशन का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन थोड़ा सा आया था, ठीक है, लेकिन वो आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर आया था। तो उसने जो 3D मेंसुरेशन है जिसमें वो आपको जो है वो सिलेंडर और स्फेयर, ये कोन, इस तरह की जो चीजें हैं, फ्रस्ट्रम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसने फ्रस्ट्रम नहीं पूछा। तो फ्रस्ट्रम जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। तो मेंसुरेशन जो है ना वो काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेंसुरेशन को तुम लोग को तमीज से करना है, ठीक है? तो ये तो ग्रेड 9 वाले टॉपिक्स हो गए। अब ग्रेड 9 में ट्रिग्नोमेट्री मैंने कवर कर ली। उसके बाद काइनेमेटिक्स जो है वो आया था, सर्कल प्रॉपर्टीज, ठीक है? सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया, सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद जो है वो पॉलीगॉन्स बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है? सर्कल प्रॉपर्टीज, पॉलीगॉन्स, फंक्शंस, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी रह गई हैं। फंक्शंस हो गया, और ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी मैं बोलूंगा, क्योंकि ग्राफ ऑफ फंक्शन में जो सवाल आता है स्केच, वो जो स्केच वाला सवाल आया था क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो जो प्लॉट करने वाला होता है जिसमें वो पॉइंट देता है, फिर ग्रेडियंट निकालनी होती है, फिर सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो वो चीज उसने नहीं दी। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस की भी तुम्हें जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन वगैरह लिखना सीख लेना कि एसिम्पटोट्स क्या होती हैं, थोड़ा सा देख लेना, नई चीजें है ना ये, तो ये लाजमी एसेस कर सकता है। आईजीसीएसई के पेपर में एसिम्पटोट आया था, तो अब ये है कि वो हो सकता है कि तुम्हारे को जो है वो P2 में डाल दे, ठीक है ना? तो एसिम्पटोट्स देख लेना, और ज्यादातर क्यूबिक फंक्शंस वगैरह ही आते हैं, लेकिन ये है कि रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल भी आ सकते हैं। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस, और फंक्शंस तुम्हें पता है फंक्शन उसने टच ही नहीं किया बिल्कुल। फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शंस में एक चीज डोमेन और रेंज है, तो डोमेन और रेंज को थोड़ा सा देख लेना कि डोमेन क्या होती है, और अगर डोमेन दी हुई है तो रेंज कैसे निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना इस पे वर्किंग कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो नया ऐड हुआ है, डोमेन और रेंज का। डोमेन तुम्हें पता होना चाहिए, डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं, ठीक है ना? और रेंज जो है वो एक्स की वैल्यू जब आपने फंक्शन में पुट करते हो, जो वाई की वैल्यूज आती हैं वो रेंज होती हैं। तो डोमेन और रेंज पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेना कि डोमेन और रेंज जो है वो कैसे निकाली जाती है। कंपोजिट फंक्शन तुम्हारे पास जो है वो लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि कंपोजिट फंक्शन जो है ना वो पूछेगा, ठीक है? अच्छा, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, काइनेमेटिक्स तुम्हारे पास आ गया था, एवरीडे मैथ्स आता है, इसके बाद स्टैट्स आता है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में उसने जो है वो हिस्टोग्राम वगैरह भी नहीं पूछा है, उसने स्कैटर प्लॉट भी मेरे ख्याल से नहीं पूछा, और पाई चार्ट वगैरह भी उसने नहीं पूछा, मीन मीडियन मोड ऑफ वो जो ग्रुप डाटा होता है वो नहीं पूछा। तो स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एवरीडे मैथ्स तो रह ही गया है। एवरीडे मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, और उसके बाद टाइम मनी प्रॉब्लम्स डिपार्चर वाले, तो ये और करेंसी वाले प्रॉब्लम्स। तो एवरीडे मैथ जो है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई। काफी सारे टॉपिक्स तुम्हारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे उसने पूछे नहीं है। तो जब उसने पूछे नहीं है ना तो वो इनमें से कुछ ना कुछ चंग जो है ना वो जरूर देगा। तो तुम्हारी कोशिश यही है कि तुम जो है ना अब इन्हीं टॉपिक्स को कवर करो। वेक्टर्स में नहीं डाल रहा, क्योंकि वेक्टर उसने काफी पूछ लिया है, तो फिलहाल मैं वेक्टर्स नहीं डाल रहा। वेक्टर अब वो दोबारा असेस नहीं करेगा। एवरीडे मैथ्स हो गया, ग्रेड 10 के टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद सेट्स ऑफ वेन डायग्राम है, सेट्स ऑफ वेन डायग्राम इसने बिल्कुल नहीं पूछा, ठीक है ना? तो सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स हो गया।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी में अगर ये पूछेगा ना, ये ट्री डायग्राम इसने नहीं पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी में जो है वो आप ट्री डायग्राम्स जो है ना वो कवर करोगे लाजमी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी इसने नहीं पूछा, लेकिन वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जो है ना वो तो मतलब बगैर कैलकुलेटर का करने का सवाल है। कैलकुलेटर मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी ये जो है वो आपसे पूछेगा। नंबर सीक्वेंस और पैटर्न इसने नहीं पूछा, ठीक है ना। तो ये नंबर सीक्वेंस और पैटर्न जो है ना ये भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन वो पूछ चुका है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा पूछेगा। वेक्टर्स वो पूछ चुका है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा पूछेगा। पूछता ही नहीं है, मेरा ख्याल का वो नहीं है। आप अगर जनरल पैटर्न देखो तो वो जब एक चीज असेस कर लेता है ना तो वो दोबारा उसी चीज को रिपीट नहीं करता उसी साल उस पेपर में ना, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में। इतना बड़ा टॉपिक्स रह गया तो वो लाजमी जो है वो इन सबको असेस करेगा इंशाल्लाह। तो अब बस ये टॉपिक जो है ना इन्हीं को जो है वो आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। और अब फुल लेंथ क्वेश्चंस करने की ना, फुल लेंथ पास पेपर फिलहाल ना करो। अभी फोकस जो है ना इस तरह टॉपिकल्स पे कर लो, इनके थोड़े थोड़े टॉपिकल्स कर लो। आईजीसीएसई से इनके क्वेश्चंस उठा के कर लो, और इनके जो है मैथ्स उससे 4024 से उठा के कर लो, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक्स है जो P1 के है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी हो गया, P1 में आता था, हम लोगों ने ये बताया था तुम्हें कि इनइक्वालिटी इन डायसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें P1 में मिल जाएगा। वेरिएशन है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, सर्कल प्रॉपर्टीज, पॉलीगॉन्स, फंक्शंस, ये सब तुम P1 में इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। तो तुम्हें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मोटे मोटे टॉपिक है P2 के जो आपने छोड़े थे, जो आपने नहीं किए थे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एवरीडे मैथ्स हो गया, तो अभी नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न हो गया। ये चीजें जो है ना इन पे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन पे फोकस करो, इनकी प्रैक्टिस करो, टॉपिकल्स करो, ठीक है ना। और फिर जो है वो जैसे अभी तुम्हारे पास एक दिन और है, तो कल जो है कल रात को जो है बैठ के, या जो है हाँ कल कल जो है वो शाम में बैठ के जो है वो एक आपने एक दो फुल लेंथ जो है वो अपने पास पेपर सॉल्व कर लिए। अभी जितना टाइम है उम्मीद है कि तुम ये सारे टॉपिक्स जो है वो उसमें से काफी सारे कवर कर चुके होगे। तो अब बस ये एक अपने पास लिस्ट बना लो, ठीक है। और इंशाल्लाह 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 आपका पेपर जो है ना वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा, ठीक है ना। तो बस ये है कि ट्रेस पेपर, अच्छा सिमेट्री मैंने नहीं लिखा, सिमेट्री एक टॉपिक रह गया मेरे पास, तो सिमेट्री भी लाजमी लिख लो, क्योंकि वो सिमेट्री उधर नहीं आया था, ठीक है ना। तो सिमेट्री जो है ना वो जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं जो ट्रेस पेपर से किए जाते हैं, तो वो जो है ना लाजमी उनके एक दो क्वेश्चंस कर लेना। वो ट्रेस पेपर अलाउ होता है, ट्रेस पेपर से कर लेना, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ट्रेस पेपर पे बना के और सेंटर पे जो है वो अपनी पेंसिल रख के पेपर को घुमा लेना, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन याद रखना, बस उस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। सिमेट्री के वो शेड वाले जो क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो मुझे पता है यार काफी सारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन ये है कि अब ये टॉपिक्स जो है ना तुम्हारे सामने आ गए। अब इनमें से तुम अगर 80% टॉपिक्स भी कर लेते हो ना तो तुम्हारा पेपर जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। और करना है पेपर इंशाल्लाह अच्छा, क्योंकि अगर पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास कोई और चांस है नहीं, ठीक है। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखो, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। और हिम्मत ना हारो भाई, वन लास्ट चांस, 100% दो इसको।